फ्रेंड्स, मैं कल्पना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद मैम में। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंस यानी कि काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम इसे पहचानेंगे और कैसे हम इसके हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस टेंस क्या होते हैं। टेंस यानी कि काल, इनको 3 भागों में बांटा गया है समय के आधार पर। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जो चल रहा है यानी कि वर्तमान काल। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस यानी कि जो बीत गया, भूतकाल। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला टेंस, भविष्यकाल। तो अब तीनों टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो हर एक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है, तो 4 यानी कि 12 टेंस हुए। तो पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो इसके पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी काम के आधार पर से बताया गया है। इंडेफिनिट जैसे इसके नाम से कि अनिश्चित, इसमें काम अनिश्चित होता है, पता नहीं है काम हो चुका है कि हो रहा है। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के मतलब होता है जारी है, लगातार, इसके मतलब इसमें काम जारी है। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट के मतलब होता है पूर्ण, इसमें कार्य पता चलता है कि कार्य पूरा हो गया है। अगला है हमारा फोर्थ टेंस है जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका भी समझ में नहीं आता है कि इसमें काम हो रहा है कि कितनी देर से हो रहा है या अभी कब तक होगा। तो ये इसमें लगता है काम पूरा भी हो गया और जारी भी है। तो अब हम टेंस बनाना सीखते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस है यानी कि प्रेजेंट का पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे टेंस की पहचान करेंगे, वाक्य अगर हिंदी में लिखा होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस का है। तो इसकी पहचान हमने लिखी है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब इसको बनाने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जानना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 होती हैं, डू और डज। अब डू हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है और डज हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कैसे आप पहचानेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट और किसी का नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। वैसे बोलचाल की भाषा में जैसे अगर हम कहते हैं बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, वो पता चल जाता है। फिर आया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, बी, यू, दे आते हैं। उसके अलावा जैसे बच्चे हुए, कुत्ते हुए, लड़कियां, ये सभी प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। फिर अब कैसे बनाएंगे इसको, तो इसमें और एक कुछ नियम है। जैसे इसका अफर्मेटिव वाक्य जो होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अफर्मेटिव वाक्य जो उसके होते हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आगे बच्चों को हर ग्रामर के टॉपिक चाहे वो पैसिव वॉइस हो या डायरेक्ट डायरेक्ट हो, उसमें बहुत कंफ्यूज करता है। अब इसमें देखिए इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे राम खेलता है, मैं सोता हूँ, वे फुटबॉल खेलते हैं। इसमें हम पहचानेंगे कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है। जैसे वे यानी कि दे, यहाँ पे वे जो है जो काम कर रहा होता है, जो सेंटेंस में जिसके द्वारा काम होता है, जो काम करता है उसे कहते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट। फिर क्या काम होता है, खेलने का काम हो रहा है, ये हमारी वर्ब क्रिया। और फिर जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्या कर रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, खेल, तो यहाँ पे हमारा फुटबॉल हो गया कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो, आप लोग ये सब नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम सिखाते हैं कि किस प्रकार हम टेंस बनाएंगे। किस प्रकार हम टेंस की जो हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब पहले आता है हमारा अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव, इसके अंतर्गत क्या फार्मूला लगता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सीधा सीधा सिंपल फार्मूला आता है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस इसमें यस या ईएस को भी हम ऐड कर सकते हैं, यस या ईएस। कैसे, जैसे कि रोहन गीत गाता है, तो बनेगा इसमें ये सब्जेक्ट है रोहन, गाने की जो वर्ब होती है सिंग होती है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें यस लगेगा, सिंग्स ए सॉन्ग। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ये इसका प्रयोग यहाँ पे प्लूरल में नहीं करते हैं यस या यस का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं शोर मचाता हूं,
तो मैं यानी कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई मेक ए नॉइज, आई मेक अ नॉइज। इसमें यहाँ पे ये जो हमारी वर्ब है मेक, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य इसके कैसे बनते हैं। जैसे इसमें इसका जो फार्मूला है, रूल है, सब्जेक्ट प्लस इसमें डज या डू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से ये बनता है। तो जैसे वह सच बोलता है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वह सच नहीं बोलता है। नेगेटिव वाक्य है इसलिए वह सच नहीं बोलता है। तो ही नेगेटिव वाक्य के हिसाब से यहाँ पे डस लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डस नॉट सच बोलने की, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है हमारा दूसरा वाक्य एग्जांपल देखेंगे। वे खिलौने नहीं बेचते हैं। तो यानी कि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे हमने लिखा है डू या डस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल में डू का प्रयोग करेंगे। तो दे डू नॉट बेचने की सेल द टॉयज। अब इसका देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनता है। इंटरोगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर इसमें भी नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे शोर मचाते, तो क्या इसमें यहाँ पे क्या है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी डू, प्लूरल के हिसाब से डू इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू दे शोर मचाने की, मेक ए नॉइज। नेक्स्ट है दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या रमेश कमरा साफ करता है। तो क्या रमेश यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज रमेश साफ करने की, क्लीन द रूम। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इन वाक्यों में क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य हैं। और अगर इन वाक्यों में नेगेटिव आता है, जैसे क्या वे शोर नहीं मचाते हैं, तो यहाँ पर डू दे, यहाँ पर नॉट का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट का यूज होता है हर सेंटेंस में। अब अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप जो होते हैं, सेकेंड टाइप के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जो स्टार्ट विद WH यानी कि WH वर्ड्स, व्हाट वेयर हु आदि से। इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका जो फार्मूला है या रूल है, WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे, जैसे तुम झूठ क्यों बोलते हो। पहला वाक्य, तो तुम झूठ क्यों बोलते हो। अब इसमें WH वर्ड यानी कि क्यों लगा है, तो क्यों के हिसाब से यहाँ इसके पहले क्यों की इंग्लिश यानी कि व्हाई लगाएंगे,
भाई फिर तुम, यू यहाँ पे यू करता देखते हैं, उसके बाद करता के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यू प्लूरल है तो डू लगाएंगे, व्हाई डू यू। और फिर झूठ बोलने की मीनिंग होती है टेल अ लाई। इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हरीश खाना कब खाता है। तो इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और कब के हिसाब से यहाँ पे भाई लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। व्हेन हरीश सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए डज लगाएंगे। व्हेन डज हरीश खाना खाने की लगती है ईट द फूड, ईट द फूड। इसका हम एक नेगेटिव वाक्य देखते हैं। वे सच क्यों नहीं बोलते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य हुआ। तो क्योंकि इस पे यहाँ लगा लेंगे इंग्लिश भाई, फिर दे प्लूरल इसके हिसाब से डू लगाएंगे, फिर दे लगाएंगे। अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, इसलिए नॉट। और सच बोलने की स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ हमने आप लोगों को आज सिखाया प्रेजेंट टेंस डेफिनेट टेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।